May I come in? Yeah, please do. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, sirs. Take your seat. Thank you, sir. अभिषेक Yes, sir. अभिषेक आप हिंदी में बातचीत करना चाहते हैं? Yes, sir. ओके अभिषेक, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट, बताइए अपने बारे में कुछ। सर, मैं अभिषेक ओसवाल चेन्नई से आया हूँ। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किया है। बीटेक के पश्चात मैंने टीसीएस में 1 साल असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट पर काम किया है। 2014 से 2017 तक मैंने फ्रीलांसर का काम किया है, जिसमें मैंने ई-कॉमर्स वेबसाइट, कंटेंट डेवलपमेंट, फोटोग्राफी, इन सब विषयों में काम किया है। इसके अलावा भारत के अंदर पर्यटन करना, नई नई भाषाएं सीखना और नेचुरल फोटोग्राफी मेरी रुचि है। हाल ही में मैंने प्लास्टिक विकल्पों पर काम भी चालू किया है, सर। इन सारी चीज़ों से आप एक एंथुसियास्टिक यंग मैन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर, जब सिविल सेवा पहले मेरे प्रोफेशनल करियर में नहीं थी, लेकिन जब मैं टीसीएस ज्वाइन किया था तो मुझे लगा कि एक कॉर्पोरेट लाइफ में वो चैलेंजेस मिलेंगे मुझे, लेकिन 4 दीवार के अंदर मेरे काम को ना मैं समझ पाया, ना लोग समझ पाए, ना वो ज़मीनी हकीकत पर दिखा, और जो चैलेंजेस मैं एक्सेप्ट कर रहा था वो मुझे मिले भी नहीं, सर। इसलिए फिर मैंने रिसर्च की कि मैं क्या कर सकता हूँ जो मुझे चैलेंज दे और जो मेरे एटीट्यूड को सूट करे। काफ़ी रिसर्च वेल, कर आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू अभिषेक, लेकिन यदि आपको वहाँ की चारदीवारी में लगा कि वो चुनौतीपूर्ण पर्याप्त नहीं है, तो इस बात की संभावनाएं भी पूरी हैं कि जब आप सिविल सेवा में पहुंचेंगे और उसकी ट्रेनिंग में या उसकी चारदीवारी में जब पहुंचेंगे, तब आपको अचानक एहसास होगा कि ये भी वह जगह नहीं है। क्योंकि दरअसल दिक्कत चारदीवारियों में नहीं होती है, दिक्कत हमारे देखने के नज़रिए में होती है। बिल्कुल, सर। तो अगर आपको वहाँ चुनौतियाँ नहीं पर्याप्त दिख रही थी, तो आपको क्यों लगता है कि सिविल सेवा में आपको चुनौतियाँ पर्याप्त दिखेंगी? सर, सिविल सेवा में जो सेवा है, कोई भी सेवा बिना चुनौतियों की पूरी नहीं की जा सकती, सर। ये मुझे लगता है। तो जो हमारे देश के अभी हालात हैं और जिस गति से देश हमारा प्रगति की ओर बढ़ रहा है, काफ़ी चैलेंजेस हैं और मुझे काम करने को उसमें मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे सिविल सेवा में अभिषेक, जाना चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जो डैफ है उसमें सामान्यतः बहुत सारी जगहों पर आपका जाना आना पढ़ना हुआ है, और ये देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ है। मुझे बताइए कि इस बात ने, आप तमिलनाडु में थे, आप अन्य जगहों पर भी रह चुके हैं, जी, सर। इस बात ने आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डाला है? सर, हर जगह रहना, वहाँ से मैंने कुछ सीखा। सबसे पहले एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि हर जगह हमारा देश विविधता से भरा पड़ा है। हर जगह की संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, क्लाइमेट अलग है, खान पान अलग है। तो मैंने एडजस्ट करना सीखा इन सब के साथ। दूसरी बात, लोगों के साथ घुल मिलना। एक
जो वन डिजिटल कंप्यूटिंग में यूज़ करते हैं, इसको ना यूज़ करके स्पिन ऑफ फोटॉन्स, क्वांटा बोलते हैं, उसे यूज़ किया जाएगा। क्या फ़ायदा होगा उससे? सर इससे एक फ़ायदा तो ये है कि स्पीड जो है कंप्यूटर की वो बहुत बढ़ जाएगी, और दूसरा है सिक्योरिटी जो सुपर कंप्यूटर क्या है? सर एक प्रकार का कंप्यूटर है, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो आम कंप्यूटर से लगभग 100 से 150 गुना ज़्यादा है, और इसका एप्लीकेशन ऐसे चीज़ों में होता है जैसे मेट्रोलॉजी हो गई, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, इनमें यूज़ होता है। भारत में कोई सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम आप जानते हैं? हाँ सर, हमारे पास काफ़ी सुपर कंप्यूटर्स हैं। कुछ नाम बताइए। परम युवा 2 है, परम 1 है, और अभी तो मुझे याद आ रहे हैं सर। ओके, एक बात बताएं आप, हम कैसे मान लें हम सारे बोर्ड मेंबर कि आप एक अच्छे नागरिक हैं? इस बात को साबित करने के लिए क्या करते हैं आप, या अपने सेटिस्फैक्शन के लिए भी? जाहिर सी बात है आप अच्छे नागरिक हैं ही, लेकिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिससे साबित होता है कि आप अच्छे नागरिक हैं? सर छोटी छोटी चीज़ों में भी नागरिकता या देशभक्ति दिखती है। मैं छोटी मिसाल दूंगा जो मैं अपनी दिनचर्या में फॉलो करता हूँ। जैसे पहला है कि मैं कभी ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ता, कभी बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चलाता। दूसरा है, जब मैं काम करता था तो मैं एकदम ईमानदारी से टैक्स भरता था, और अभी भी जब मैं कुछ भी सामान परचेस करता हूँ तो मैं रसीद लेके परचेस करता हूँ, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारे कर उसमें जाता है। और तीसरी बात, जब भी मैं भारत में ट्रैवल करता हूँ तो मैं एक विडंबना नहीं रखता कि कोई अलग धर्म का है, कोई अलग जाति का है, हम सब एक हैं। तो खुल के बात करता हूँ, और एक भाईचारे का मतलब जो मेरा कल्चर है, जो मैंने सीखा है, अनुभव किया है, वो उनके साथ शेयर करता हूँ। तो एक ये थैंक यू। अभिषेक, यस मैम। अभिषेक, आप जैन धर्म से बिलोंग करते हैं? जी मैम। जैनिज्म में जब हम बात करते हैं तीर्थंकरों की, तो 24वें तीर्थंकर की जनरली बात होती है, महावीरा जी की। पहले तीर्थंकर या बाकी जो और तीर्थंकर हैं उनके बारे में क्यों नहीं चर्चा होती? मैम इसका रिलेशन इतिहास से है, क्योंकि इतिहास के हिसाब से हमें सिर्फ 2 तीर्थंकरों का अस्तित्व मिला है। एक है पार्श्वनाथ और दूसरे हैं महावीर स्वामी। उसके पहले जो तीर्थंकर हैं ये सब पौराणिक कथाओं में जैन धर्म के अनुसार बोले गए हैं, इसलिए इनकी चर्चा सामान्य लोग नहीं करते। क्या इसके अलावा कोई और कारण है? मेरे को तो यही पता है मैम। अच्छा, अभी हमने देखा गया है कि काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट्स जो हैं जैन जो हैं वो अपनी स्टडीज़ वगैरह सब त्याग के मोंकहुड अपना रहे हैं। सिमिलरली एक कपल है, उसने अपना मतलब अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि कपल ने भी अपना बहुत ही मतलब अच्छा कर रहे थे वो कपल दोनों, बट उन्होंने भी अपनी 9 साल की बच्ची को छोड़ के मोंकहुड अपना लिया। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? हमारा संविधान सबको धर्म और अपने धर्म में जो रूल्स है उसको फॉलो करने की पूरी अनुमति देता है। और मैंने आपको पहले कहा था मैम कि ये आध्यात्मिक यात्रा है। लोग जब समझ लेते हैं कि उन्होंने सब पा लिया, क्योंकि आध्यात्मिकता का कोई आयु नहीं होती, ये कभी भी आ सकती है। क्योंकि एक 3 साल का बच्चा भी ये चालू कर देता, और एक जो कपल से आपने बोला वो भी कर देते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या उस कपल की अपनी बच्ची की तरफ कोई जिम्मेदारी है? क्या कहीं ना कहीं जब हम राइट्स की बात करते हैं पेरेंट्स के, उस कपल की, तो क्या उस बच्ची की राइट्स का हनन नहीं हो रहा है? क्या उसे राइट नहीं है एक अच्छे पेरेंटहुड का? मैम आपने बिल्कुल सही कहा, उसको भी पूरा अधिकार है कि जो माँ बाप का जो
दो मुख्य कारण लगते हैं मुझे। एक तो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की ज़रूरत है सर्वर में, जो देश में अभी तक पूरे पैमाने पर नहीं आ पाई है। क्योंकि वो तो कुछ खास इलाके में जहाँ सर्वर रखेंगे वहाँ तो कर सकते हैं ना। सर उदाहरण के तौर पर दूं, अगर फेसबुक का सर्वर भारत में लाना हो तो हमें पूरी दिल्ली में जितनी बिजली चाहिए उतनी बिजली देनी पड़ेगी। और दूसरा मैन पावर, सर्वर मेंटेनेंस के लिए बहुत हाई स्किल्ड मैन पावर चाहिए। हमारे पास तो आदमी कमी नहीं, 130 करोड़ की आबादी है, ट्रेनिंग दे दें और उसको रख लें। सर अगर ट्रेनिंग होती तो हमारे यहाँ पे गूगल भी बन जाते सर, माइक्रोसॉफ्ट भी बन जाते। अच्छा, ठीक है। साइंस के विद्यार्थी के रूप में जब आपने इतिहास पढ़ा तो आर्यभट्ट के बारे में आपने ठहर के कुछ सोचा कि आज हम जिस तरीके से पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी मापते हैं, आर्यभट्ट ने कैसे मापा होगा? हाँ सर, मैंने भी इस पर सोचने की कोशिश की पर और रिसर्च भी किया, पर कहीं पे संक्षिप्त में आंसर नहीं मिला सर। ठीक है, लेकिन हमारे मंत्री तो कह देते हैं कि आर्यभट्ट के पास भी ये टेक्नोलॉजी थी। तो कभी भी कोई मंत्री कह सकता है कि प्रकाश के वेग की जानकारी प्राचीन मनीषियों को थी। सर इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में विज्ञान का विकास पौराणिक काल में नहीं हुआ था, लेकिन जब हम ऐसे तथ्य दें तो इसके सब्सटेंशियल फैक्ट भी दें कि कैसे ये डेवलप हुए थे। क्योंकि हिस्ट्री भी जो इतिहास भी जो लिखा जाता है ये तथ्यों पर लिखा जाता है, बिना तथ्य के इतिहास कहानी है। तो आपको लगता है कि मंत्रियों का ये दावा ठीक नहीं है, भ्रमित करने वाला वक्तव्य है ये सब? इतने बड़े मंच से अगर जब हम बताएं तो तथ्य दें तो सही रहेगा सर। ठीक है। नव उपनिवेशवाद क्या होता है? सॉरी सर। क्या आपको लगता है कि संरक्षणवाद में नव उपनिवेशवाद के बीज छिपे हुए हैं? सर माफ़ी चाहूँगा पर मेरी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आया। न्यूलिबरलिज्म क्या होता है और क्या प्रोटेक्शनिज्म में न्यूलिबरलिज्म के सीड्स हैं? सर मैं इस विषय में पढ़ना चाहूँगा सर, मेरे को जानकारी का भाव है। भारत की विदेश व्यापार नीति कौन बनाता है और कितने वर्ष के लिए यह होती है, और फिलहाल जो नीति बनी थी वो कब बनी थी? सर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं। विदेश व्यापार नीति, फॉरेन ट्रेड। सर इसमें एक तो विदेश मंत्रालय शामिल होता है, कॉमर्स मंत्रालय शामिल होता है और बाकी अन्य कैबिनेट मिनिस्टर अपनी राय देते हैं। हाल ही में ये कब बनी थी मुझे इसका तो अनुमान नहीं है सर, लेकिन जो हमारी पॉलिसी बनती है वो WTO के नियमों के अधीन होती है ज़्यादातर। अधीन कहना ठीक रहेगा कानूनी तौर पर? अधीन का मतलब हमें उनसे औपचारिक रूप से अनुमोदन लेना पड़ता, अप्रूवल लेना पड़ता। सॉरी सर, नहीं। ठीक है, थैंक यू। हाँ अभिषेक, यस सर। ये बताइए कि मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया, इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है? सर संक्षिप्त में तो मेरे को क्लियरली आइडिया नहीं है, लेकिन ये दोनों हम शायद इंटरकनेक्टली यूज़ करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं सर। फिर भी कौन मिडिल ईस्ट यूज़ करेगा और कौन वेस्ट एशिया यूज़ करेगा? जो भारत के लिए कौन सा टर्म ज़्यादा सार्थक है? हमारे लिए मिडिल ईस्ट सार्थक है सर। क्या हमारे मिडिल ईस्ट में पड़ेगा ये देश? सॉरी सर, माफ़ी चाहूँगा, हमारे लिए वेस्ट एशिया सार्थक है। ओके। ये बताइए कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी से किस तरीके से डिफरेंट है? सर जब 1991 में सोवियत यूनियन का विभाजन हुआ था तब भारत ने सोचा कि अब हमें अपनी जो विदेश नीति है उसमें एक नया दौर लाना चाहिए और हमने एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट चालू की थी ताकि हम अपने व्यापारिक संबंध साउथ ईस्ट एशिया के देशों से अच्छे से कर सकें। लेकिन अभी हाल